Today in learning the concepts of chemistry, some basic concepts of chemistry, we are going to learn the most important concept of physical chemistry, that is called as a mole concept. मोल कंसेप्ट केमिस्ट्री में आपको हर जगह पे यूज करना पड़ेगा. बेसिकली इट इज अरिथमेटिक केमिस्ट्री, इट्स अ गिफ्ट ऑफ मैथमेटिक्स टू केमिस्ट्री. वी ऑल नो बिना मैथ्स की तो कोई साइंस का सब्जेक्ट पॉसिबल नहीं है. तो ये मैथ्स का गिफ्ट है केमिस्ट्री को, मोल कंसेप्ट. मोल कंसेप्ट समझने के लिए पहले मोल क्या होता है ना, वो देख लेते हैं. व्हाट इज अ मोल? मोल ऑब्वियसली इज नॉट अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. मोल का मैं डेफिनेशन लिख रहा हूं जैसी, इट इज द कलेक्टिव यूनिट ऑफ 6.022 into 10⁻23 number of fundamental particles like electrons, protons, ions, molecules, atoms, etc. So this term is very important. It is a collective unit. You need to understand this. तो पहले अच्छे से समझ लेते हैं कि कलेक्टिव यूनिट होता क्या है. यूनिट और कलेक्टिव यूनिट में बहुत फर्क है. यूनिट जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जैसे मास का यूनिट किलोग्राम्स है, लेंथ का मीटर है, ये सारे यूनिट्स है. मैं यहाँ पे कलेक्टिव यूनिट की बात कर रहा हूँ. ये काउंटिंग मेथड है. इट इज काउंटिंग इन अ ग्रुप. जैसे फॉर एन एग्जांपल अ डजन इज इक्विवेलेंट टू 12 थिंग्स. 12 ऑब्जेक्ट्स टुगेदर इज कॉल्ड एज अ डजन. 100 थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड एज अ सेंचुरी. ईयर्स काउंट करते हैं सेंचुरी, या क्रिकेट में जो रन्स काउंट करते हैं 100 रन को एक साथ सेंचुरी कहा जाता है. या ईयर्स में 10 साल एक साथ, ये जो ग्रुप है, ग्रुप ऑफ 10 ईयर्स, इसको डेकेड ऐसा कहा जाता है. तो ये सारे कलेक्टिव यूनिट्स हैं. कलेक्टिव यूनिट की जरूरत क्या है? ऑब्वियसली कलेक्टिव यूनिट की वजह से टाइम एंड एनर्जी सेव्ड है ना. आई कैन गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स. जैसे मान लो कि एक बहुत बड़ा क्लासरूम है, बहुत सारे बेंचेस रखे हुए हैं और उसमें बच्चे बैठते हैं. आपको पूछा गया कि इस क्लासरूम का मैक्सिमम कैपेसिटी टू अकोमोडेट द स्टूडेंट्स कितना है, आप काउंट करो. तो नॉर्मल मेथड ऐसा है कि बच्चे को हर एक जगह पे बिठाया जाएगा और लिटरली हेड काउंट होगा, एक एक बच्चे को, या अटेंडेंस लेके लिया जाएगा. अभी मान लो बहुत सारे बच्चे उसमें बैठ सकते हैं, तो कितना टाइम और एनर्जी जाएगा अटेंडेंस में. जबकि आप अगर रोज मल्टीप्लाइड बाय कॉलम करेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा कि मैक्सिमम कैपेसिटी कितना है. जैसे रोज में 10 बैठते हैं और कॉलम में 10 बैठते हैं, इसका मतलब 100 का कैपेसिटी है, तुरंत काउंट हो गया. या मान लो कोई एक फ्रूट वेंडर है जो जैसे एप्पल बेचने वाला कोई है जो एप्पल्स को एक्सपोर्ट करता है. अब दूसरे देश को एक्सपोर्ट करेगा तो ऐसा छोटी क्वांटिटी में नहीं होता है, बड़े बड़े कंटेनर टन्स में जाता है. तो लाखों एप्पल्स बेचने वाला है. मान लो उसके पास बहुत बड़ा स्टोर रूम है और उसने एप्पल्स रखे हैं, रोज और कॉलम्स में रखे हैं, और उसको वो काउंट कर रहा है, एक एक एप्पल के ऊपर उंगली रख के काउंट कर रहा है. आप सोच सकते हैं कितना टाइम लगेगा, है ना. ऐसे काउंटिंग में डिफिकल्टी बढ़ते जाती है. जब ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होने लगता है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं तो काउंटिंग तो और डिफिकल्ट होगा. जैसे एप्पल तो काफी बड़ा है, लेकिन उससे छोटा अगर कोई चीज रहेगा, जैसे शक्कर है, शक्कर का एक दाना, अब 1 किलो में कितने शक्कर के दाने आते हैं, वो अगर आपको काउंट करना है, इट विल बी अ हेडेक. कैसे काउंट करेंगे? तो ये काउंटिंग डिफिकल्ट है, उसको इजी कैसे किया जा सकता है, इसके लिए एक इलाज ऐसा हो सकता है कि कलेक्टिव यूनिट. देखो जो एप्पल का मैंने एग्जांपल दिया था आपको, उसमें 12
एप्पल्स का एक ग्रुप किया, उसको डजन का नाम दिया। ऐसे 5 डजन का एक बक्सा बना दिया, है ना, और ऐसे 100 बक्से हो गए। अब 1 डजन यानी 12 है, 5 डजन मतलब 60 हो गए, और ऐसे 100 बॉक्स काउंट करना कभी भी इजी है। मतलब आपका 6000 एप्पल्स काउंट हो गया विद इन सम टाइम विथ नो कंफ्यूजन। सो डजन इज अ कलेक्टिव यूनिट, जिससे टाइम बचा, एनर्जी बचा। तो ऐसे केमिस्ट्री में भी कलेक्टिव यूनिट की जरूरत है। अब हम केमिस्ट्री में क्या काउंट करते हैं? ऑब्वियसली केमिस्ट्री में एप्पल, शुगर के दाने, ये वो सब थोड़ी आने वाला है, कोई भी ऑब्जेक्ट थोड़ी आएगा। केमिस्ट्री के पार्टिकल्स कौन से हैं? एटम्स है, मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। तो इतने छोटे के दिखते भी नहीं, तो उनको काउंट करने के लिए मैथमेटिक्स ने दिया हुआ ये टर्म है MOLE, मोल, कलेक्टिव यूनिट। मैं एक मॉलिक्यूल ले रहा हूं, मान लो मॉलिक्यूल काउंट करते हैं, एक मॉलिक्यूल लिया, 2 लिया, 3 लिया, 1000 लिया, लाख लिया, करोड़ लिया, 6.022 इंटू 10⁻23, इतने मॉलिक्यूल्स मैंने लिए, मतलब मैंने 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल लिया। तुरंत कंपेयर करो, है ना, 12 ऑब्जेक्ट इज 1 डजन। वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स मतलब 1 मोल ऑफ पार्टिकल, या 1 मोल ऑफ पार्टिकल्स के अंदर कितने पार्टिकल्स अकोमोडेट होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23। ये अवोगाड्रो ने दिया हुआ नंबर है। दिस इज अवोगाड्रोज नंबर। ऑब्वियसली ये उसका बर्थ डेट नहीं है, उसका लकी नंबर नहीं है। इट इज अ एक्सपेरिमेंटल फैक्ट। उसने एक्सपेरिमेंट किया है स्ट्रक्चर ऑफ एटम में, हम लोग वो एक्सपेरिमेंट सीखते हैं। सो बेसिकली व्हाट इज अ मोल? इट इज अ कलेक्टिव यूनिट ऑफ 6.022 into 10⁻23 Avogadro's number of fundamental particles like electron, proton, neutron, all particles। उनको काउंट करने का एक सिंपल मेथड मतलब मोल। अब मोल के बाद मोल कंसेप्ट क्या है ना, वो मैं आपको बताता हूं। मोल क्या है वो हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग मोल कंसेप्ट देखते हैं। मोल कंसेप्ट क्या होता है? जैसे मैंने कहा कि मोल एक कलेक्टिव यूनिट है, उसको हम लोग हमारे डे टू डे लाइफ में जो कलेक्टिव यूनिट्स है उनके साथ कंपेयर करते हैं। मैंने डजन लिया था, डजन समझना थोड़ा इजी है इसके लिए। एक डजन में 12 ही क्यों आते हैं, या सेंचुरी में 100 क्यों आते हैं, उसका आंसर किसी के पास नहीं, वो ऐसा ही है। लेकिन अवोगाड्रोस नंबर का आंसर अपने पास है डेफिनेटली, जो मैंने कहा कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल मोल कंसेप्ट क्या है मैं बताता हूं। अब अगर सपोज मेरे पास 1 डजन मैंगो है, 1 डजन मैंगो को मैंने अगर तराजू में रखा, वेइंग पैन में, तो मुझे उसका क्या मिलेगा? मास। तो 1 डजन में कितने मैंगोज आए? 12, लेकिन 12 मैंगोज का मास है ना, या उसका जो वेट है वो कितना? तो यहाँ पे और एक क्वांटिटी आ गया कि डजन का मास के साथ रिलेशन क्या है ना। 1 डजन में 12 आते हैं ऑब्जेक्ट, उन 12 ऑब्जेक्ट का मास कितना है? तो 1 डजन का मास कितना है? करेक्ट और नॉट? वैसे ही 1 मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं, उन पार्टिकल का मास कितना है, तो मोल का और मास का रिलेशन होगा। करेक्ट। अब कोई ऑब्जेक्ट है तो ऑब्वियसली उसको जैसे मास है ना, उसको वॉल्यूम भी होगा। तो 1 डजन में 12 ऑब्जेक्ट्स आते हैं, उन 12 को का कोई वॉल्यूम नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि मैंने 1 डजन मैंगोज लिए, है ना, उसको जो बेचने वाला है वो मुझे कैसे देगा? किसी बक्से में पैक करके देता है। व्हाट इज दैट बक्सा? इट्स अ वॉल्यूम। सो डजन का वॉल्यूम के साथ रिलेशन भी आया। तो बेसिकली वैसे ही मोल का मास के साथ, मोल्स का नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स के साथ और मोल्स का वॉल्यूम के साथ जो रिलेशन है, दैट इज कॉल्ड एज अ मोल कंसेप्ट। ये कन्वर्जन है। मोल को मास में कन्वर्ट करना, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना, मोल में कितने पार्टिकल्स आते हैं वो तो डेफिनेशन में देखा। ये सब जो कन्वर्जन्स है ना, वॉल्यूम को मास में डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, मास को पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेंगे, वो आपको सिखाता हूं। बिल्कुल सिंपल मैथ्स है। इट इज सिंपल मैथ्स जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं ना, वैसा वाला मैथ्स। इसके लिए मैं यहाँ पे एक चार्ट बना रहा हूं, है ना, ये 1 मोल वाला, जस्ट हियर। और फिर मैं आपको डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल देता हूं। 1 मोल ऑफ a substance as per the definition it is 6.022 into 10⁻23 number of fundamental particles। ये तो डेफिनेशन में है। तुरंत कंपेयर करना, यहां पे अगर 1 डजन होता तो यहां पे 12 आता, यहाँ पे मोल है इसके लिए ये नंबर आया।
तो जब कभी मोल आएगा तो ये नंबर आने वाला है, एवोगाड्रोस नंबर, है ना। 1 मोल is equal to 22.4 decimeter cube of a gas at STP or NTP. One mole of a substance is equal to its molar mass, the molar mass or molecular weight of the substance. है ना। इसका डिटेलिंग मैं आपको समझाता हूँ। अभी लॉजिकली देख लेना, इफ ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी है तो ऑब्वियसली ए इज इक्वल टू सी आएगा, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल सीधा मास में कन्वर्ट हो गया, करेक्ट ना। वही लॉजिक इधर भी लगेगा। तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स और वॉल्यूम का रिलेशन है, और ये वॉल्यूम और मास का रिलेशन है। दिस टुगेदर इज कॉल्ड एज मोल कंसेप्ट। मोल का नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ रिलेशन, मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करना और मोल को मास में कन्वर्ट करना, है ना। ये सब कुछ जो है, या इन सभी का एक दूसरे के साथ जो इंटर रिलेशन है, इसको साथ में पढ़ना यानी मोल कंसेप्ट है। मोल और मोल कंसेप्ट का इतना डर मैंने स्टूडेंट्स में देखा है, बट इट इज अननेसेसरी, क्योंकि एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है जो बचपन से हम लोग कन्वर्जन करते आए हैं, है ना। वैसा वाला ये कन्वर्जन है ना, जो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से होता है ना। जैसे आप जानते हैं, सपोज मैं इंडियन करेंसी की बात करूं तो 1 रुपी इज 100 पैसा, तो फिर 10 रुपीज, है ना, विल बी हाउ मेनी। आप आंसर जानते हैं, दैट आई नो, है ना। ये सिंस और देयरफॉर वाला जो मेथड है ना, इसको यूनिटरी मेथड कहते हैं, यूनिटरी मेथड। ये तो बेसिक है। एक्स कैसे निकालेंगे फिर? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। 10 into 100 upon 1, करेक्ट ना। 10 into 100 ऐसे गया कि नहीं, अपॉन 1। ये इसको मैं सिंस और देयरफॉर वाला कहता हूँ। ये कन्वर्जन कितना सिंपल है, करेक्ट ना। इसमें ये जो है ना, ये नोन फैक्ट है, इसको पूछते नहीं ऐसा क्यों, 1 रुपया ने 100 पैसा क्यों, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, वो नहीं चलता। ये बाय हार्ट ही करना पड़ता है, वो ऐसा है। तो दिस इज इंफॉर्मेशन, सिंस मालूम होना चाहिए, फिर देयरफॉर का आंसर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। एग्जैक्टली मोल कंसेप्ट में भी आपको यही करना है। जो कोई भी कॉमन मैन जो चाहे पढ़ा लिखा भी नहीं होगा, थोड़ा बहुत देखा है स्कूल में गया होगा, वो भी ये कन्वर्जन अपने डे टू डे लाइफ में करता है। कैसे? मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। मान लो कि आपके घर पे आप 4 फैमिली मेंबर्स हैं और कुछ मेहमान आ गए, बिन बुलाए मेहमान जिसको हम लोग कहते हैं। जो हम लोग तो हमारे देश में कहते हैं अतिथि देवो भव, अच्छी बात है। बिना बताए अंकल आंटी और उनका बेटा आ जाता है, अपने देश में ऐसा अक्सर होता है। और आने पे वो क्या कहते हैं कि हम लोग खाना खा के जाएंगे ना, वील हैव डिनर टुगेदर। तो अभी इसका प्रेशर ऑब्वियसली घर की जो गृहिणी है, माँ है, उसके ऊपर आता है कि बिना बताए आए हैं, लेकिन अभी अतिथि है तो उसका आदर सत्कार करना है। इसके लिए माँ कहती है ठीक है, मैं अच्छे से खाना बनाती हूँ, अंकल के लिए आंटी के लिए अच्छे से बनाती हूँ। तो अभी माँ ने आपको एक काम दिया है कि बेटा अंकल को ना रसगुल्ले बहुत पसंद है, तो तू जरा हलवाई के पास जाओ, रसगुल्ले लेके आओ। आपको उसने 500 रुपया दिया है, अगर तू लेके आ, जितने लगेंगे। तो आपके अभी दिमाग में कैलकुलेशन शुरू हो गया कि हम 4 ये 3 मतलब हम लोग 7 जन हैं। अगर हर एक ने 5 रसगुल्ला खाया सपोज, तो 7 फायदा 35 रसगुल्ला मुझे चाहिए, तो मैं 50 ले लेता हूँ, बच गया तो मैं खा लूंगा, अच्छा मौका है। तो आप दुकान जा रहे हैं, दुकान जाते वक्त आपके दिमाग में वो आंकड़ा फिक्स है, रसगुल्ला यानी ऑब्जेक्ट, 50 ऑब्जेक्ट आपके दिमाग में है। आप जाते हैं हलवाई भाई साहब को पूछते हैं, भाई साहब रसगुल्ले का भाव कितना है? वो बोलता है बेटा 1 किलो का 800 रुपया है। तो आप तो अभी ऑब्वियसली सवाल ये होगा कि अरे ये तो मुझे तो ऑब्जेक्ट्स चाहिए, 35 या 50 ऑब्जेक्ट्स चाहिए, और ये तो मास में बात कर रहे हैं। तो आया कि नहीं कन्वर्जन? आप तुरंत उनको क्या पूछेंगे, भाई साहब 1 किलो में कितने रसगुल्ले आते हैं, कितने समाते हैं? उसका तो रोज का धंधा है ना। वो बोलेगा बेटा 1 किलो में 100 रसगुल्ले आते हैं। तो आप तुरंत बोलेंगे भाई साहब मुझे आधा किलो दो, क्योंकि आपको 50 चाहिए। आपने कन्वर्जन किया कि नहीं? 1 किलो में 100 रसगुल्ले आते हैं, तो 50 के लिए कितना किलो मांगना चाहिए? ऑब्वियसली उस आपने जो कन्वर्ट किया
करेक्ट ना? यहाँ पे क्या कन्वर्ट किया आपने? पार्टिकल्स और मास का रिलेशन किया। और उसने जो आपको पता है ना, 1 किलो में 100 रसगुल्ले आते हैं, क्योंकि उसको रसगुल्ले का वॉल्यूम साइज मालूम है। बड़ा रहेगा तो कम आएंगे। ये तो वॉल्यूम का भी गणित हुआ कि नहीं? या तो मान लो वो आपको पैक करके देगा किसी बॉक्स में, डिब्बे में देगा, उस डब्बे को कुछ तो वॉल्यूम रहेगा कि नहीं? करेक्ट ना? 1 किलो या आधा किलो का डिब्बा और 2 किलो का, 4 किलो का, वो 4 किलो में देगा कि आपको आधा किलो रसगुल्ला, ऐसा देगा तो उसको वॉल्यूम का कोई गणित मालूम नहीं, ऐसा होता है। करेक्ट ना? लेकिन उस साइज का जो बनाया दैट इज वॉल्यूम। तो यहाँ पे आपने कितने सारे कन्वर्जन किए, और जाने से पहले पैसे भी तो देंगे कि नहीं? वो भी तो कन्वर्जन हुआ कि नहीं? कि 1 किलो का 800, मैंने तो आधा ही लिया है तो मैंने 400 देना चाहिए, ये भी तो कन्वर्जन हुआ कि नहीं? जैसे वो कन्वर्जन है वैसे ही यहाँ पे भी कन्वर्जन है। लेकिन केमिस्ट्री में रसगुल्ले नहीं आते हैं, केमिस्ट्री में क्या आता है? मॉलिक्यूल्स आते हैं, एटम्स आते हैं। तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? है ना, मोल की मदद से। करेक्ट ना? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स, उसमें कितने मॉलिक्यूल्स समाते हैं? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, या 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स लिया, मतलब आपने मॉलिक्यूल का 1 मोल लिया। करेक्ट ना? उसका वॉल्यूम कितना दिया है? देखो यहाँ पे बहुत सामान्य जैसा है, ये वॉल्यूम है ना, अच्छे से समझ लो। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस लिखा है, 22.4 dm³ ऑफ अ गैस। पहले ये समझ लो, ये रिलेशन सिर्फ और सिर्फ गैस के लिए, सब्सटेंस तो कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, लेकिन ये सॉलिड्स और लिक्विड्स के लिए नहीं है। इसका रीजन है, देखो हम लोग dm³ मतलब क्या पढ़ रहे हैं? वॉल्यूम। गैस के पास में एक स्पेशल क्वालिटी है जो सॉलिड्स और लिक्विड्स के पास नहीं है। गैस इनफाइनाइटली एक्सपांड या कंप्रेस हो सकता है। मतलब क्या? आप गैस को जिस कंटेनर में डालेंगे, गैस अपना वॉल्यूम छोड़ के उस कंटेनर का वॉल्यूम ले लेता है, जो सॉलिड्स और लिक्विड्स नहीं कर सकते। सपोज मान लो कि एक बहुत बड़ा टाकी है, रिजर्वायर, जैसे नॉर्मली बिल्डिंग के ऊपर पानी का टाकी होता है ना, खाली टाकी है जिसका वॉल्यूम है 1 लाख लीटर, उसमें 1 लाख लीटर पानी रह सकता है, और वो सील्ड है, अभी पूरा खाली है। आपने सिर्फ 2000 लीटर इतना गैस अंदर छोड़ा और उसको सील कर दिया। थोड़ी देर बाद वो गैस इतना एक्सपांड होगा और उस टाकी का हर एक कोना ऑक्यूपाई करके 1 लाख लीटर बन जाएगा। ऐसा पानी के साथ नहीं होता है। करेक्ट है ना? ऐसा अगर होता तो हम लोग टाकी में 1 बूंद पानी डालते थे और थोड़ी देर में टाकी फुल, लेकिन ऐसा होता नहीं है, सॉलिड्स के साथ भी नहीं और लिक्विड्स के साथ भी नहीं। इसके लिए इनवेरिएबली याद रखना, केमिस्ट्री में जब मोल कंसेप्ट में हम वॉल्यूम की बात करते हैं तो सब्सटेंस क्या होना चाहिए? सिर्फ गैस। सॉलिड्स और लिक्विड्स को ये कंसेप्ट नहीं है। दूसरी बात, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में ही होना चाहिए। मैंने आपको यूनिट सिखाया, मीटर क्यूब, लीटर, सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, है ना? ये इसमें से कौन सा लेने? डेसीमीटर क्यूब। समझ में आता है? आप कन्वर्ट करो। दूसरी बात, ये सिर्फ एसटीपी और एनटीपी को ही एप्लीकेबल है। एसटीपी माने स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, एनटीपी मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। करेक्ट ना? ये टेम्परेचर प्रेशर अगर आपने चेंज कर दिया तो ये नंबर नहीं आएगा। इतने सारे कंडीशंस है। यू नो व्हाट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर? वही नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर होता है। स्टैंडर्ड टेम्परेचर इज 273 केल्विन एंड स्टैंडर्ड प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर। आरटीपी होता है ना, रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, उसमें टेम्परेचर 298 केल्विन लेते हैं, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर लेते हैं। गड़बड़ मत करना, ये दोनों सेम ही है। लेकिन ये जब रहेगा, मतलब वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, सब्सटेंस गैस ही होना चाहिए, और एसटीपी और एनटीपी को ही ये नंबर आएगा। ये नंबर आपको याद रखना है फिलहाल। समझ में आया? जैसे मैंने कहा इंडियन करेंसी में 1 रुपया ने 100 पैसा, उसको हम पूछते नहीं ऐसा क्यों, वैसे यहाँ पे भी फिलहाल मत पूछो, इसका आंसर है अपने पास। साइंस में ऐसा कुछ चीज नहीं होता है कि ऐसे ही है, लेकिन फिलहाल आप जो एंट्रेंस देने उसके लिए आपको ये याद रखना है, ये यानी ये नंबर। तो 3 नंबर हो गए। 1 मोल आया, पार्टिकल्स में ये आता है, वो तो हमने डेफिनेशन में देखा, और ये वॉल्यूम का होगा, ये नंबर आपको याद रखना है। इसको जीएम भी कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर वॉल्यूम, क्योंकि अभी हम लोग इसको मोलर मास में कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट कन्वर्जन जो है दैट इज कन्वर्टिंग मोल इनटू मोलर मास। मास क्या होता है पहले हम लोग देख लेते हैं, फिर मोलर मास क्या होता है वो भी मैं आपको बताता हूं। मास और वेट में वैसे फिजिक्स में फर्क होता है, लेट मी टेल यू। केमिस्ट्री में हम लोग मास और वेट सेम ही लेते हैं, बिकॉज वेट इज बेसिकली मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी। सो जनरली जो पार्टिकल्स जिनको हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना, वो क्या फोर्स लगाएंगे और क्या ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा। करेक्ट ना? तो बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स वो ज्यादा जनरेट नहीं करने वाले।
आप समझ रहे हैं ना, वेट इज मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बट व्हाट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी? इट इज अ रिएक्शन टू एक्शन. विच एक्शन? जैसे हमारा जो मास है उसकी वजह से, हमारा जो वेट है, सॉरी मास नहीं, हमारा जो वेट है ना, वो एक्चुअली एक फोर्स है. हम लोग जब खड़े रहते हैं मतलब जमीन पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लगता है उसको हम लोग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मानते हैं. अब मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने छोटे हैं, वो क्या फोर्स लगाएंगे और क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, मतलब वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया. करेक्ट ना. इसके लिए वेट और मास हम लोग सेम लगते हैं. ऐसा लॉजिकली मुझे लगता है कि केमिस्ट्री में वेट और मास हम लोग सेम लेते हैं, बाकी फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है. तो भाई थोड़ा मास के बारे में या वेट के बारे में थोड़ा सोच लो कि वेट लिया कैसे जाता है. इट्स अ रिलेटिव टर्म, इट्स अ कंपैरेटिव टर्म. करेक्ट ना. किसी भी चीज का वेट एग्जैक्टली अगर नंबर में आपको बताना है तो ऐसा हाथ में लेके नहीं बता सकते हैं. करेक्ट और नॉट. तो उसके लिए आपको तराजू चाहिए, वेइंग पैन चाहिए. व्हाट इज वेइंग पैन? इट इज कंपैरिजन. हम लोग कंपेयर करेंगे तो बता पाएंगे ना वेट क्या है. करेक्ट और नॉट. जैसे मैं आपको एक सिचुएशन देता हूँ कि आप सब्जी वाले के पास जाते हैं और उनको कहते हैं कि भाई साहब मुझे 1 किलो टोमेटोज चाहिए. तो वो क्या करेगा, उसके बाद जो तराजू है, वेइंग पैन, ऑर्थोडॉक्स जो होता है वो निकालेगा, है ना, और एक तरफ क्या डालेगा, वो 1 किलो जो है ना उसको डालेगा. वो 1 किलो डालने के बाद क्या होगा, तराजू नीचे जाएगा, दूसरा ऊपर आएगा. फिर दूसरी तरफ वो क्या डालेगा, टोमेटो डालेगा. ऑब्वियसली आपने टोमेटो मांगा है. कब तक डालेगा, जब तक वो उसको इक्विवेलेंट बैलेंस नहीं करता. तो ये कंपैरिजन नहीं है क्या? इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये जो 1 केजी है वो स्टैंडर्ड है. यूनिवर्सली, सिर्फ आप और वो सब्जी वाला नहीं, यूनिवर्सली पूरी दुनिया ने उस वजन को 1 केजी माना है. साइंटिफिकली वैसे बनाया गया है. स्टैंडर्ड चीज क्या होती है, कुछ भी ऐसा मन में आया उसको स्टैंडर्ड नहीं कहते. जो टाइम और प्लेस के हिसाब से चेंज नहीं होता है उसको स्टैंडर्ड माना जाता है. जो 1 केजी मैंने कहा, वो 1 केजी अगर मुंबई में 1 केजी है तो पुणे में, नासिक में भी 1 केजी, और गुजरात में भी 1 केजी, अमेरिका में भी 1 केजी, है ना. उतना इधर फर्क नहीं पड़ता, तो प्लेस से फर्क नहीं पड़ा. जो 1 केजी संडे को 1 केजी है ना, वो मंडे को 5 केजी, फिर ट्यूसडे को आधा केजी, ऐसा नहीं होता है. तो टाइम और प्लेस के हिसाब से वो वैसा ही रहने वाला है. इसके लिए वो स्टैंडर्ड है और आपका रेफरेंस है. बिना रेफरेंस के कभी कंपैरिजन हो नहीं सकता. तो आपको वो मानना पड़ेगा. यू हैव टू अज्यूम कि वो 1 केजी है. फिर उसके कंपैरिजन में आपने वजन लिया, तो वजन इज, मतलब जो मास या वेट की हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स अ कंपैरेटिव थिंग. वही चीज मोलार मास में भी आता है. कैसे, वो मैं आपको बताता हूं. मैंने देखा कि मास एक कंपैरेटिव या रिलेटिव टर्म है. वही चीज मोलार मास का है. आपको सिर्फ समझ में आए इसके लिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप इमेजिन करो, है ना, मोलार मास प्रैक्टिकली कैसे निकालते हैं पार्टिकल्स का वगैरह वगैरह. जैसे आप बड़े होंगे, रिसर्च साइंटिस्ट होंगे, तो समझ में आ जाएगा एक्सपेरिमेंटली कैसे होता है. अभी फिलहाल सिर्फ अपने को इसका, है ना, आइडिया क्या है वो समझ में आना चाहिए. इसके लिए मैं कंपेयर कर रहा हूँ. जैसे मैंने टोमेटो का आपको एग्जांपल दिया सब्जी के लिए वेइंग पैन का, वैसे ही मान लो कि हमने एलिमेंट्स का मोलार मास निकालना है. जैसे ऑक्सीजन का मोलार मास कितना है ना. इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए कार्बन को स्टैंडर्ड माना गया है. इसके पहले ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन खुद भी स्टैंडर्ड माना गया था, हाइड्रोजन, क्लोरीन, उससे भी हो सकता है. 3 मेथड्स यूज करते हैं, ऑक्सीजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, हाइड्रोजन डिस्प्लेसमेंट मेथड, क्लोरीन डिस्प्लेसमेंट मेथड. लेकिन कार्बन, आज मॉडर्न केमिस्ट्री में कार्बन को स्टैंडर्ड माना जाता है क्योंकि कार्बन इनर्ट है ना. इट इज नॉट इजीली एक्टेड अपॉन बाय एसिड्स, बेसिस एंड एंजाइम्स. इसके लिए हम उसको स्टैंडर्ड मानते हैं. और मोलार मास का फिर डेफिनेशन ऐसा होता है, इट इज 1/12 ऑफ द C12. It is 1/12, ना, 1/12, that is 1 upon, yes, 1/12 इसकी बात कर रहा हूं, ऑफ C12. मतलब एक्चुअली 1 हो गया, है ना. C12 इसका मास कितना है, 12, है ना. ये आइसोटोप है कार्बन का, उसका 1/12 मतलब 1, है ना. कार्बन यहाँ पे स्टैंडर्ड माना गया है. मतलब क्या, 1/12 ऑफ C12. क्या, मैं थोड़ा इमेजिन करवाता हूं. मान लो ये कार्बन है ना, C12. ये इसका एक पार्ट मैंने किया जो मान लो 1 पार्ट बाय मास है. 1 पार्ट बाय मास, सिंपली 1 ग्राम है. और ये जो एक पार्ट मैंने ऐसा किया है, ऐसे 12 इसमें आते हैं, है ना, C12 ऐसा. तो इसको अगर हमने कट कर दिया ऐसे, है ना, ये जो 1 ये है, इसको यहां से हमने कट करके अलग कर दिया, ये वाला ऐसे, ये हो गया कि नहीं, 1 पार्ट बाय मास ऐसे.
1 पार्ट बाय मास। ये क्या हो गया 1/12 ऑफ C12, करेक्ट हो ना। ऐसे कितने इसमें समाते हैं, मैंने कहा 12 समाते हैं, उसमें से एक निकाल दिया तो इसको क्या कहेंगे आप 1/12 ऑफ C12। इसको स्टैंडर्ड लिया जाता है। स्टैंडर्ड लिया जाता है माने क्या है ना, वापस टोमेटो वाला एग्जांपल याद रखो। तो 1 किलो टोमेटो के लिए पहले 1 किलो वाला वो रखा था कि नहीं, स्टैंडर्ड यूनिवर्सली माना था। वैसे अगर मान लो केमिस्ट्री का तराजू है, ऐसा कुछ होता नहीं, मैं सिर्फ समझ में इसके लिए बता रहा हूँ, केमिस्ट्री वाला तराजू है और किसका मोलर मास निकालना है, ऑक्सीजन का। तो आप क्या करेंगे, पहले एक तरफ क्या डालेंगे 1/12 ऑफ C12, तो उसका पलड़ा भारी हो जाएगा। इस तरफ अभी क्या डालेंगे, ऑक्सीजन। कब तक डालेंगे, जब तक वो बैलेंस नहीं होता है। आपने ऑक्सीजन डाला 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 32 पार्ट जब डाला तब इसका 1 पार्ट बाय मास बैलेंस हुआ। इसके लिए ऑक्सीजन का मास क्या हो गया 32 पार्ट्स बाय मास, करेक्ट। 32 ग्राम ऐसा हम लोग बोलते हैं समझ में आने के लिए। सपोज ऑक्सीजन हटा दिया, हाइड्रोजन ले लिया, क्या करेंगे, एक तरफ क्या डाला है 1 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन डाला है ना, इनबैलेंस हो गया। इस तरफ हाइड्रोजन डालेंगे, एक हाइड्रोजन डाला, दूसरा डाला, हो गया बैलेंस। 2 पार्ट्स बाय मास, इसके लिए 2 ग्राम्स है ना पर मोल, ऐसा हम लोग हाइड्रोजन का मोलर मास लेते हैं। अब ऐसा कैसे, ऑक्सीजन का 32 पार्ट्स बाय मास डालने के बाद एक कार्बन का बैलेंस हो रहा है, जबकि हाइड्रोजन का सिर्फ 2 ही डाला तो हो गया। इसका मतलब हाइड्रोजन ऑब्वियसली हेवी है और ऑक्सीजन लाइट है, करेक्ट और नॉट। ऐसा क्यों है वो हम लोग देख लेते हैं। देखो मान लो ऐसा है कि मेरे पास एप्पल्स है, करेक्ट और नॉट, और मैंने 1 किलो एप्पल लेने हैं। तो एक तरफ 1 किलो डाला, इस तरफ मैं एप्पल डाला 1 2 3 4 5 ऐसे डाला है ना, 6 डाला, तो उसके बाद बैलेंस हो गया आधा डजन। 6 डाला तो 1 kg हो गया, करेक्ट और नॉट। अब इधर मैंने 1 किलो डाला और एप्पल की जगह पे वाटरमेलन लिया, तो अभी क्या वाटरमेलन भी 6 डालूंगा, नहीं ना, एक ही वाटरमेलन शायद वो भी भारी पड़ जाएगा। तो वैसे ही है, ऑक्सीजन 32 डाला तो 1 कार्बन बैलेंस हुआ, लेकिन उसकी जगह हाइड्रोजन सिर्फ 2 डाला तो हो गया। तो ऑब्वियसली किसी भी सब्सटेंस का आपको मोलर मास निकालना है तो उसको 1 पार्ट बाय मास से कंपेयर किया जाता है। 1 पार्ट बाय मास ऑफ कार्बन मतलब ही 1/12 ऑफ C12। अब 1 क्यों लेते हैं, ऑब्वियसली 1 जब भी हम लोग को कन्वर्जन करना होता है उसमें 1 सबसे इजी है, करेक्ट और नॉट। आपकी माँ ने आपको अगर सिखाना है कि चाय कैसे बनाती है, बनानी है, मेहमान आए तो आपको आना चाहिए, तो कैसे सिखाते हैं कि एक आदमी के लिए कैसे बनाते हैं, कि उसके लिए इतनी चाय पत्ती, उतना पानी, इतना दूध, इतना शक्कर, ये समझ के कि आप इतने होशियार है कि 10 लोग आएंगे तो आप उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन सिखाते हो तो एक आदमी के लिए सिखाते हैं कि नहीं, करेक्ट। आप किसी रिसोर्ट में गए रहने को तो उधर क्या पूछते हैं, भाई साहब पर हेड, पर डे या पर नाइट कितना भाव है, ये पर डे पर नाइट मतलब क्या, एक इसका, फिर आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो स्टैंडर्डाइज चीज में 1 कभी भी इजी रहता है। जब डिनोमिनेटर में 1 आएगा तो कैलकुलेशन कभी भी इजी होगा कि नहीं। इसके लिए 1 पार्ट बाय मास मतलब 1/12 ऑफ C12, इसको स्टैंडर्ड करके कंपेयर करके जो मास किया जाता है उसको कहते हैं मोलर मास। और किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास यानी 1 मोल होता है। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना है 32 ग्राम्स पर मोल, ऐसा कहा जाता है। मतलब ऑक्सीजन का 32 ग्राम्स यानी 1 मोल्स। ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स में ऑक्सीजन की 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे और ऑक्सीजन के 32 ग्राम्स का वॉल्यूम 22.4 dm³ होगा एट STP, है ना। ये सब कुछ 1 मोल में आता है, जिसकी सम्स मैं आपको अभी करके दिखाता हूं अलग अलग सब्सटेंसेस लेके। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सिर्फ थोड़ा मोल कंसेप्ट का इंट्रोडक्शन देखा है। वैसे देखा जाए तो मोल कंसेप्ट कभी खत्म न होने वाला टॉपिक है, वो हर एक चैप्टर में लगता है। जैसे जैसे आप उसको अप्लाई करेंगे वैसे समझेंगे। वो थोड़ा 9th स्टैंडर्ड में बताया गया है, अभी हम लोग आगे पढ़ रहे हैं। तो ऐसा एक दिन में मोल कंसेप्ट आता नहीं, सिंपल है, सिंपल मैथ्स का कन्वर्जन है। मैं आपको न्यूमेरिकल्स मेरे नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ और हर एक चैप्टर में धीरे धीरे उसको हम लोग यूज करेंगे। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे वैसे ही मोल कंसेप्ट आता है, उसको डरने की जरूरत नहीं। थोड़ा मैथ्स वीक रहेगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन हम लोग साथ में मिलके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आप वीडियो बार बार देखिए, प्रैक्टिस उसका करिए, डेफिनेशंस अच्छे से देख लीजिए, फिर न्यूमेरिकल्स आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो इफ यू हैव लाइक्ड इट, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड प्लीज सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।